चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। इंडेस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर, ये हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इस इंडेस को पूरा अच्छे से एक तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितनी भी स्टेप्स इसमें थी, जितनी भी कहानी हो सकती थी, जितने भी परमुटेशंस कॉम्बिनेशन बन सकते थे, वो सारे हमने कवर अप कर लिए हैं और सारे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और केस स्टडीज टाइप क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। अब इसके कुछ छोटे से प्यारे से नन्हे से टॉपिक हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और उनसे रिलेटेड मैं इनको मिनी टॉपिक्स कहता हूं, बिल्कुल मिनी टॉपिक्स कहता हूं। इंडेस 115 के मिनी साइज में भी है ये और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम रेलेवेंट हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं और इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे मिनी क्वेश्चंस ही हमारे आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं। तो मैं टाइम टू टाइम आपको इन टॉपिक्स के साथ बताता जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं और डेफिनेटली जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जब इनको आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मतलब ये ऐसे नफरत वाले टॉपिक नहीं लगेंगे, थोड़ा ये प्यार वाले टॉपिक आपको लगने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्यार भरे टॉपिक्स लेते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे 115 के कुछ टॉपिक्स। ये है साहब बिल एंड होल्ड और 115 का हेडिंग अपने दिमाग में रखना, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर। मतलब हम एक एंटिटी हैं, हम रिपोर्टिंग एंटिटी हैं और हमारे पास कोई कस्टमर आया है और उससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। डेफिनेटली हम उसको अपना कोई गुड्स बेचने वाले हैं, सर्विसेज देने वाले हैं और उससे हमें रेवेन्यू मिलेगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर्स, इसका रिकॉग्निशन होगा। कैसे रिकॉग्निशन होगा इस रेवेन्यू का, यही इंडेस 115 बताता है। और आप जानते हैं कि भाई वो AS9 जब हम इंटरमीडिएट लेवल पे बचपन में पढ़ते थे, वही AS9 वो भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन था। यहां पर इंडेस 115 उसका विकराल रूप है। इतना इंडेस हम पढ़ चुके हैं। अब खैर, अब ये जो टॉपिक यहां पर हमारे सामने है दैट इज बिल एंड होल्ड। बिल एंड होल्ड, बिल का मतलब अलग से देखें तो साहब बिल क्या होता है, तो साहब मेरा कोई कस्टमर आएगा तो मैं उसका बिल तो बनाऊंगा ही। और होल्ड का मतलब क्या होता है, अलग से देखें, होल्ड मतलब रोको, इसको रोको। तो बिल एंड होल्ड ये हुआ क्या सर, हमें ये बात हेडिंग समझ में नहीं आता है। मैंने कहा कंट्रोल, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, ये थोड़ा थियोरेटिकल डिस्कशन है। तो मेरे साथ साथ इसको आप चाहे तो इसको ध्यान से आप इसको नोट कर लें और जो है समझते जाएं। हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच एन एंटिटी बिल्स अ कस्टमर फॉर अ प्रोडक्ट। भाई कोई प्रोडक्ट लेने कस्टमर आया है और हमने उसको उसके लिए जो उसने प्रोडक्ट हमसे लिया है हमने उसका बिल बना दिया है, लेकिन फिजिकल पोजीशन गुड्स का हमारे पास है। आप मेरे पास कोई मोबाइल, मैं मोबाइल डीलर हूं, आप मेरे पास मोबाइल लेने आए हो, आपने उसका बिल बनवा लिया, मैंने बिल बना दिया उसका और मैंने वो मोबाइल अभी अपने पास ही रख लिया। आप सोचेंगे सर ये क्या बदतमीजी हो रही है। ड्यू टू पोजीशन इज ड्यू टू कस्टमर रिक्वेस्ट, ड्यू टू कस्टमर रिक्वेस्ट। सर कस्टमर ने रिक्वेस्ट की, यस कस्टमर ने कहा है कि देखिए आप, मैं बिल बनवा लेता हूं, आप उसका टेंशन मत लो, लेकिन ये मोबाइल, ये प्रोडक्ट आपको अभी अपने पास ही होल्ड करना पड़ेगा। 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने, कुछ भी इसमें हो सकता है। इन सच केस एंटिटी शुड चेक द फॉलोइंग कंडीशंस वेदर कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड और नॉट। सर क्या मतलब हुआ इसका, देखिए सिंपल सी बात है। इंडेस 115 कहता है कि बॉस रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब होगा, जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा। मैंने आपको गुड्स बेचा, मैंने आपको सर्विसेज दी, तो जब 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 कंट्रोल ट्रांसफर होता है तभी रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है। 115 इंडेस 115 का प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है कि जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा, जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होगा। अब मैंने बिल बना दिया, प्रोडक्ट आपके पास है, मेरे पास ही रखा हुआ है, वो मेरे पोजीशन में है। और पोजीशन में क्यों है, ड्यू टू कस्टमर रिक्वेस्ट, कस्टमर ने बोला है। सर ऐसा हो जाए कि कस्टमर नहीं रिक्वेस्ट कर रहा, आप ही ने किसी कारण से होल्ड कर लिया, हम उसको बिल एंड होल्ड की सिचुएशन नहीं बोलेंगे, वो एक डिफरेंट केस बन सकता है, उसमें हम अलग बात कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं बोलेंगे। यहां पर बिल एंड होल्ड का मतलब है कि कस्टमर के लिए एंटिटी ने बिलिंग कर दी है और कस्टमर की रिक्वेस्ट पर अभी होल्ड कर दिया। हो सकता है ना भी कस्टमर
कस्टमर उसे अभी नहीं ले जाना चाहता हो सकता है कि ये मोबाइल वो अपने बाप से छुप कर ले रहा हो, अपने पिताजी से छुप कर ले रहा हो, बोले यार अभी मत करो, मैं पापा को बताना नहीं चाहता, और जो है अब पापा तो बैंड बजाएं तो पापा को मैं बताना नहीं चाहता, ये मोबाइल पापा के लिए ले रहा हो सकता है, वो बोले यार उनका जो है एनिवर्सरी आने वाली, बर्थडे आने वाली, तब दूंगा तो तभी ले जाऊंगा, अभी 15 दिन बाद ले लूंगा मैं आपसे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरीके से ये सिचुएशन बनती थी। तो दिस इज बिल एंड होल्ड सिचुएशन। सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो ना, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भाई रेवेन्यू तो तभी रिकॉर्ड करूंगा ना जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा। तो सर बिल बन गया तो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ क्या? यस, कंट्रोल ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ ये तो हमें चेक करना पड़ता है। कंट्रोल ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ ये चेक करना पड़ता है। तो इसके लिए इंडेस ने हमें कुछ गाइडेंस दे रखा है, थियोरेटिकल है, एनालिटिकल है, जरा ध्यान देंगे। टू एस्टेब्लिश ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑल बिलो कंडीशंस क्राइटेरिया शुड बी मेट। इंडेस 115 साफ साफ शब्दों में ये कह रहा है कि भाई आप जो है, हेलो 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 हेलो, आई थिंक वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर, यस वॉइस इज क्लियर। खैर, तो एस्टेब्लिश कंट्रोल, टू एस्टेब्लिश कंट्रोल, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हम कैसे मानेंगे? सारे क्राइटेरियाज पूरे होने चाहिए, सारे मतलब ये कम्युलेटिव होंगे, हमें सारी सिचुएशन देखनी होगी। तो सर क्या है सारी सिचुएशंस, जरा आप हमें बता दें। मैंने कहा बिल्कुल मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार का मजा लो। हाँ ये आ गया, ज्यादा इंतजार नहीं है। रीजन ऑफ बिल होल्ड मस्ट बी सब्सटेंटिव। भाई इंडेस कहता है कि जो बिल आपने बिलिंग कर दी है और आपने उस माल को रोक लिया है, होल्ड कर लिया है, उसका जो रीजन है वो सब्सटेंसिव होना चाहिए, सब्सटेंटिव होना चाहिए। भाई शुरू से हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और इन डेज भी सारे उसी पर बेस्ड होते हैं। हम ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस देखेंगे तो सर सब्सटेंटिव कब मानेंगे, किसे मानेंगे? तो इसका एग्जांपल तो मैं भी आपको ऊपर दे ही चुका हूं कि देखिए जनरली ये केस प्रोडक्ट पर ही जनरली अप्लाई होगा, होल्डिंग प्रोडक्ट की होगी, है ना। सर्विस की होल्डिंग कोई स्पेशल केस हो तो बात अलग है। खैर यहाँ प्रोडक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करें। रीजन ऑफ बिल एंड होल्ड मस्ट बी सब्सटेंटिव। तो सब्सटेंटिव कब माना जाएगा? जब वो कस्टमर की रिक्वेस्ट पर हो रहा है, और इसीलिए मैंने आपको पहले ही वो बात बता दी। प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो चुका है। ऐसा नहीं बोला कि भाई ये मैं मोबाइल ले जाऊंगा आपसे, मोबाइल का बिल बना दो। अरे भाई बिलिंग हुई है, इसका मतलब बकायदा डिसाइड हुआ है कि इस कंपनी का मोबाइल है, इस कंपनी का मोबाइल है, और जो है इस वाला, ये वाला मुझे मॉडल चाहिए, ये वाला मुझे कलर चाहिए। ये सारी बात, प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली एज बिलोंगिंग टू द कस्टमर। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो बिल बनेगा, उसी आधार पे बिल बनेगा, और तभी उसके बाद की बातें होंगी। प्रोडक्ट करेंटली रेडी फॉर फिजिकल ट्रांसफर टू कस्टमर। डेफिनेटली इंडेस कह रहा है कि भाई वो प्रोडक्ट फिजिकली भी, जो चीज आपके पास है ही नहीं, आप उसका कंट्रोल ट्रांसफर करने की बात कैसे कर सकते हो? अरे वो मेरा है ही नहीं, ये मोबाइल जो वो पसंद कर रहा है, जो वो बातें कर रहा है कस्टमर, मेरे पास है ही नहीं, और मैं बिल बना के बैठ गया कि मंगवा दूंगा। नो 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 नो, हमें चेक करना होगा एज एन ऑडिटर कि भाई प्रोडक्ट जो है वो करेंटली रेडी टू फॉर फिजिकल ट्रांसफर टू कस्टमर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ही अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर भाई हम ही एक तरीके से उसे होल्ड कर रहे हैं, उसकी डिलीवरी को होल्ड कर रहे हैं। जबकि इंडेस 115 सीधे सीधे कह रहा है कि वो कस्टमर की रिक्वेस्ट पर ही होल्डिंग होनी चाहिए, वही रीजन सब्सटेंटिव माना जाएगा, और कोई रीजन सब्सटेंटिव नहीं माना जाएगा। तो प्रोडक्ट करेंटली रेडी फॉर फिजिकल ट्रांसफर टू कस्टमर, एन एंटिटी कैन नॉट हैव एबिलिटी टू यूज द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली मैं बिल बना चुका हूं, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने रोका हुआ है, और वो सेपरेटली आइडेंटिफाइड है, वो आपका हो चुका है, आपसे मेरी सारी बातचीत हो चुकी है, और मैं उसको फिजिकल ट्रांसफर करने के लिए भी तत्पर हूं, मतलब मैं तैयार हूं। लेकिन साहब ऐसा थोड़ी कि मैं उसे यूज कर लूंगा। नो, बकायदा उसकी एक, आप बोलोगे साहब इसको अलग रख दो का मतलब मैं यूज थोड़ी कर सकता हूं। नहीं, मैंने तो एंटिटी के पास एबिलिटी टू यूज नहीं बची है, और वो किसी और कस्टमर को भी नहीं दे सकता, वो ऐसा हो चुका है। तो बॉस आप मेरे पास आते हैं, आप मुझसे कहते हैं सर हम आपसे मोबाइल लेते हैं, मैंने उसका बिल बना दिया। कब बनाया बिल? ऑब्वियसली जो है, और होल्ड मैं आपकी रिक्वेस्ट पे कर रहा हूं, होल्डिंग आपकी रिक्वेस्ट पे हो रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइड था, वो कस्टमर का हो चुका था, कस्टमर ने उसको बकायदा आइडेंटिफाई कर लिया था, फिजिकल ट्रांसफर उसका के लिए वो रेडी था। उसके बाद जो है हम उसे किसी और को नहीं दे सकते, और हम खुद भी यूज नहीं कर सकते। अरे तो जब वो हमारा नहीं है, हम किसी और को नहीं दे सकते, हमने तो तुम्हें दे दिया, सब कुछ तुम्हें दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ट्रांसफर। कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तो ये बिल एंड होल्ड की सिचुएशन कहलाएगी। पर कंट्रोल ट्रांसफर देख क्यों रहे हैं? तो जब कंट्रोल ट्रांसफर अगर
अगर हो गया है तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, हम उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये सर इनमें से कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन को रोक दूंगा, जब ये कंडीशन पूरी होगी तभी मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन करूंगा। सर वो पैसे देगा तो, अरे पैसे देने की बात छोड़ो, वो तो कैश रिसीव की बात होती है, अकाउंटिंग कैश पर थोड़ी चलती है। वो तो जब कैश आएगा तब कैश टू डेटर एंट्री हो जाएगी। अभी तो मैं डेटर्स को यानी फाइनेंशियल एसेट्स को यानी ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर लूंगा, लेकिन वो डेबिट कब करूंगा, जब रेवेन्यू को क्रेडिट कब करूंगा, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करूंगा, मैं करूंगा जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। तो बिल एंड होल्ड के केस में कंट्रोल ट्रांसफर के लिए पहली बात है कि होल्डिंग का जो रीजन है वो होल्ड करने का रीजन सब्सटेंटिव होना चाहिए, एंड दैट शुड बी, इट मींस दैट इट शुड बी एट द कस्टमर रिक्वेस्ट। प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाई होना चाहिए, रेडी फॉर फिजिकल ट्रांसफर, फिजिकली ट्रांसफर के लिए अवेलेबल होना चाहिए, रेडी होना चाहिए वो। और हाँ, हम उस हमारे रिपोर्टिंग एंटिटी के पास उसको यूज करने की कोई एबिलिटी नहीं होना चाहिए और ना ही वो किसी को ट्रांसफर करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। अब इसमें एक कहानी और बनती है, सर इसमें अब और क्या कहानी बनेगी? अरे भाई, ये तो मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया, वो लैपटॉप भी हो सकता है, वो कैलकुलेटर भी हो सकता है, वो कोई बड़ी मशीनरी हो सकती है। तो भाई इट मे बी पॉसिबल कि आपने मुझे बोला कि होल्ड करो, तो फिर जो है हो सकता है कि मेरे को टेंशन है यार कि अभी इस मशीन को कहा रखूं, कोई बड़ा इक्विपमेंट हो सकता है, तो उसके लिए मुझे गोडाउन लेना पड़ा, तो गोडाउन रेंट मेरा लग रहा है बॉस, और हो सकता है मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड या और कोई सर्विसेज मेरा कॉस्ट लग रही हो। तो इन केस ऑफ बिल एंड होल्ड देयर इज 2 PO इफ कस्टडियन सर्विस। बॉस आपको मैंने बिल बना दिया, सारी चीज वो आपकी हो चुकी, आपके कहने पर, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने उसे होल्ड कर रखा है, वरना मैं तो कब का कर देता, मैं तो कब का तुम्हें दे देता, लेकिन तुम्हारे ही कहने पर, तुम्हारी परिस्थिति के हिसाब से मैंने तुम्हें वो चीज तुम्हारे कारण होल्ड की हुई है। रिलेट करो इस चीज को, रिलेट करो, सोचो। इन केस ऑफ बिल एंड होल्ड देयर इज 2 PO इफ कस्टडियन सर्विस। कस्टडियन सर्विस भी दे रहा हूं बॉस, मैं आपके लिए कस्टडियन सर्विस, कस्टडियन बन के बैठा हुआ हूं, ठीक है। तो अब 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मैं आपसे जो पैसे लूंगा वो मेरी गुड्स के तो लूंगा ही, प्रोडक्ट के तो मैं लूंगा ही, साथ में बोलूंगा साहब तुम्हारे लिए मैं ये कर रहा हूं तो इसके अलग से लगेंगे। तो ट्रांजैक्शन प्राइस जो कंसिडरेशन में आपसे ले रहा हूं, मान लीजिए 10,000 रुपए प्रोडक्ट के ले रहा हूं, 1,000 रुपए टोटल, 11,000 मैंने आपको बता दिए। बोले सर 10,500 का मोबाइल है, आप 11 क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा साहब 500 रुपए मैं कस्टडियन चार्जेस ले रहा हूं। तो मुझे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करने, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो ये है कि आज मैं वो आपके लिए रखूंगा संभाल के, और उसको जब आप मांगोगे, जब वो टाइम खत्म होगा तो मैं आपको दूंगा। और दूसरा, तब तक मैं आपको एक सर्विस भी दे रहा हूं, कस्टडियन सर्विस। इसलिए मैंने कहा था कि प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस भी हो सकती है, तो सर्विस भी यहां पे आ गई। और जो ट्रांसफर प्राइस है उसे एलोकेट करना पड़ेगा, उसे अपोर्शन बांटना पड़ेगा। तो जो 11,000 है उसको मैं सर्विस का जो चार्ज है वो अलग बांटूंगा, और ट्रांसफर जो ट्रांजैक्शन प्राइस में प्रोडक्ट रिलेटेड है उसको मैं अलग करूंगा। तो डेफिनेटली, और जाहिर सी बात है कि जब कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यानी आपका कस्टमर का अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू कर लूंगा प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो सर्विस होगी, सर्विस हो सकता है 1 महीने 2 महीने, तो सर्विस चार्ज यानी गोडाउन रेंट जो है मेरा मान लीजिए मंथली लग रहा है, तो मैंने अगर आपसे 500 रुपए 5 महीने के लिए, तो ओवर द पीरियड में 100 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। यस, पैसा जब आएगा तब बैंक टू डेटर कर लूंगा, पर मैं 5 महीने एंट्री करूंगा, ट्रेड रिसीवेबल टू रेवेन्यू, ट्रेड रिसीवेबल टू रेवेन्यू 5 महीने तक। क्यों? क्योंकि वो जो कस्टडियन सर्विस है वो मैं 5 महीने में आपको दे रहा हूं, ठीक है। मेरा कितना लग रहा है, हो सकता है मेरा गोडाउन रेंट 400 ही लग रहा हूं, मैं आपसे 500 ले रहा हूं, तो मैं 500 रुपए 5 महीने में 100 रुपए रिकॉर्ड करूंगा। तो दिस इज द वेरी सिंपल केस, और ये बहुत ही आसान है। तो बिल एंड होल्ड इज अ वेरी सिंपल सिचुएशन। इसके बाद डेफिनेटली, अब देखिए चूंकि मैंने कहा ना मिनी टॉपिक्स हैं और मिनी एग्जांपल्स हैं, तो इसके बाद आप इलस्ट्रेशन 68 अगर स्टडी हमारी बुक का या स्टडी मटेरियल का ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक कहानी है, ये छोटी सी कहानी है हालांकि। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब ये कहानी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है ये सिंपल सा टॉपिक है। एक्चुअली ये इंडेस तो रेवेन्यू की बात कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या है जरा हम समझते हैं इस बात को। और यहां पर देखिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम जो है हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, तो जो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट ही, गवर्नमेंट से हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो गवर्नमेंट टेंडरिंग के केस में टेंडर कॉस्ट होती है। तो कई बार कॉन्ट्रैक्ट को लेने में खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट। और कई बार कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने, कई बार नहीं, इसमें तो हो गई खैर, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट
which would have not have been incurred if contract was not obtained। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट की डेफिनेशन है कि ऐसी कॉस्ट वो तभी लगी है क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता तो वो कॉस्ट लगती ही नहीं। तो जाहिर सी बात है वो टेंडर फीस है ना। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट लेने की बात कर रहा हूं तो मैं टेंडर फाइल कर रहा हूं, टेंडर की कॉस्ट जो लग रही है वो तभी तो लग रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलेगा, नहीं तो मेरे वो रिफंड हो जाता है पैसा। यस, टेंडरिंग में ऐसा होता है कि आपने टेंडर भरा, 50 लोगों ने भरा, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, जनरली यही होता है। तो ऐसी इंक्रीमेंटल यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने में लगी है, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑब्टेन नहीं होता तो नहीं लगती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट। और ऐसी कॉस्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए लगेगी तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट है। इट्स अ कॉस्ट। ये टॉपिक हमारा प्योरली कॉस्ट से रिलेटेड है, इसमें रेवेन्यू की भी कोई बात नहीं है ना। अब इस कॉस्ट को क्या करना है, जाहिर सी बात है इनिशियल कॉस्ट लग रही है तो ये कॉस्ट हमारी अमोटाइज होगी एंड अमोटाइज ओवर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। मैंने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं बिल्डिंग बना के दे दूंगा, उसका टेंडर लेने में मेरे लाख रुपए लग गए और कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में खत्म होगा, तो ऑब्वियसली बाकी सारी कॉस्ट भी 2 साल में लगेगी, बाकी रेवेन्यू भी 2 साल में आएगा। तो इस कॉस्ट को भी मैं 2 साल में डेफर्ड अमोटाइज कर दूंगा। ठीक है। अब ऐसे भी कुछ खर्चे होते हैं कि भाई कई बार कॉन्ट्रैक्ट आपका वो खर्चा हो गया लेकिन वो बाद में मिलेगा नहीं आपको, कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले वो खर्चा आपका हो गया। जैसे लीगल फीस होती है ना। अब भाई आप मान लीजिए टेंडर भरने के लिए आप गांव में थे, आपको किसी बड़े शहर में आना पड़ा, वहां टेंडर गया तो ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी क्यों देगा कोई, तो ये खर्चे तो फिर पीएनएल में चले जाएंगे, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो यूं भी लग गए आपके, ये आपको लगने ही थे, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले ये आप पहले से तैयार थे भैया कि बस में बैठ के खुद ही जाना है, आप बैलगाड़ी में जाओ, उससे मुझे मतलब नहीं है। ऐसी कॉस्ट वेदर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड और नॉट वो लगनी थी, उस केस में तो वो खर्चा पीएनएल में चला जाएगा। और इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट करने की कॉस्ट आएगी तो जाहिर सी बात है उसमें तो मटेरियल है, लेबर है, अदर एक्सपेंस है, बहुत सारे खर्चे हैं, और भी में भी सैलरी देंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट है तो अलग अलग इंडेस लगेंगे। तो कॉस्ट इनकट जो भी होगी कवर्ड बाय अदर इंडेस, और जो भी इंडेस जिस भी इंडेस से जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट है तो इंडेस आपका 19 एम्प्लॉय बेनिफिट लग जाएगा। और मान लीजिए बोरोइंग कॉस्ट है, फाइनेंस रिलेटेड कॉस्ट है तो बोरोइंग कॉस्ट एनीथिंग कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो वो रिलेवेंट इंडेस लग जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई कॉस्ट इनकर हो रही है, कोई खर्चा हो रहा है और अगर वो किसी इंडेस में कवर नहीं होता है कोई खर्चा, तो आप उसको डेफिनेटली वो कॉस्ट है आपकी तो आपको उसको अमोटाइज ही करना चाहिए। क्यों अमोटाइज, रिकॉग्नाइज एज एन एसेट क्यों बोला है, क्योंकि ऑब्वियसली 1 लाख रुपए लगा कोई खर्चा, अब वो 2 साल में डिफर होगा तो 1 साल 50,000 पीएनएल में जाए, में इक्वल रेशो कुछ भी हो सकता है, 50,000 पीएनएल में जाएगा, 50,000 डेबिट बैलेंस असेट्स रूप में दिखेगा, अगले साल फिर वो कॉस्ट पीएनएल में चला जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी 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 सिंपल कॉन्सेप्ट, और इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक मिनी टॉपिक था, मिनी। आज हम जो खेल रहे हैं गेम इंडेस 115 में मिनी खेल रहे हैं। व्हाट इज मिनी? द टॉपिक इज मिनी, नॉट इट्स माइक्रो टॉपिक, मिनी नहीं बोलना है तो। और एंड द टॉपिक इज मिनी एंड ऑल्सो क्वेश्चंस आर मिनी। सर क्वेश्चंस तो आपने करवाए नहीं, एक इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन उस पर बेस्ड है। आपको केवल रेफरेंस के लिए मैंने नंबर लिख दिए, डेफिनेटली आप इसे सॉल्व करेंगे ज़ेंडुका लर्निंग्स की किताब से और या आईसीआई के मटेरियल से, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। और इवन सभी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस, छोटे छोटे एग्जाम्पल से, मैंने सीएमए का स्टडी मटेरियल भी हम लोगों ने चेक किया हुआ है तो उसमें भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। खैर सीएमए सीए सभी में एप्लीकेबल, इंडेस 115। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब एक देखिए, एक नया आता है SCA। ओ माय गॉड सर, ये कौन सा सीए है? SCA, ये कोई सीए नहीं है, इट्स अ सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। हाँ जी, अरेंजमेंट। सर ये नाम बड़े अजीब अजीब से लग रहे हैं, इसीलिए तो लास्ट में ले रहे हैं भाई। पूरा इंडेस 115 हम लोग कवर अप कर चुके हैं, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है, बहुत डिटेल स्टडी की है, और ये इंडेस इतना लेंदी है। मैंने आपको ये बताया भी है देखो कि भैया इस इंडेस का एक थॉरो रिवीजन वापस होना चाहिए, तो वो रिवीजन के लिए मैंने एक रिविजनरी नोट्स भी आपको दिए हुए हैं, प्रॉपर उसी ऑर्डर में आप रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, और ये बात ध्यान रखना, जो रिवीजन नोट्स मैंने आपको दिए हैं वो रिवीजन नोट्स जो हैं उस हमारी क्लास में जिस ऑर्डर में हमने पढ़ाया और रिवीजन नोट्स का ऑर्डर
थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एक टॉपिक था, हमने उसे पहले लिया लेकिन हमारे रिवीजन नोट्स में आपको लास्ट में दिखेगा। उसका कारण है वो एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको रखा है, और उस रिवीजन नोट्स में कहाँ कहाँ कौन कौन से इलस्ट्रेशन करने हैं वो नंबर भी स्पेसिफाइड है, तो माइंड इट, आपको उसका ध्यान रखना है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। कितना गंदा नाम है। चलो गंदा नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। हाँ सर, कोई अरेंजमेंट हुआ है, सर्विस कंसेशन। अब पता नहीं क्या चक्कर है। अब ये देखिए, नाम को छोड़िए, काम पे ध्यान दीजिए, आखिर हो क्या रहा है। ये मैंने कहा ना, ये जो हम टॉपिक इंडेस 115 के पढ़ रहे हैं, दीज आर स्पेशल केस, स्पेशल नहीं बोलूंगा इसको मैं, दीज आर रेसिडुअरी केसेस। बचे कुचे थोड़े से पॉइंट हैं। ओके सर, रेसिडुअर यानी बचा कुचा। रेसिडुअरी मतलब कचरे का डब्बा। आखिरी में घर में भी जो सामान बच जाता है उसे डब्बे में डाल देते हैं और फेंक देते हैं। इसको फेंकना नहीं है। अरे फेंकना नहीं है भाई, फेंकना नहीं है। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट काम का है। हाँ, कभी कभी कचरा भी काम आता है। हाँ, तो प्राइवेट क्या हुआ सर? प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है, एन ऑपरेटर। एक्चुअली एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है, मान लीजिए एक्स प्राइवेट लिमिटेड। नॉट नेसेसरी प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट लिमिटेड ही होगी। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं है। यहां पे ये बात हो रही, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा जो कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे रिलायंस लिमिटेड कंपनी है बट इट्स ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी। हम बोलते नहीं है कि भाई जो मान लीजिए पोर्ट का सारा मैनेजमेंट अडानी को दे दिया आपने, पोर्ट का एयरपोर्ट सारे अडानी को दे दिए। अरे भाई, अडानी को दे दिए तो अडानी की कंपनी तो लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में आता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट का गवर्नमेंट जहां नहीं है, दैट सेक्टर इज ए प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की कोई एंटिटी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, इट्स ए प्राइवेट सेक्टर एंटिटी। और उसको मैं कह रहा हूं ऑपरेटर। उसका काम क्या है मालूम? वो कंस्ट्रक्शन करती है और अपग्रेड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को। ओ माय गॉड, मतलब अरे सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, पूरे देश में हाईवे बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, अपग्रेडेशन। और ये प्रोवाइड करती है, ये सर्विस प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विस। यस सर, रोड्स बनाना, रोड्स को मेंटेन करना, रोड्स को अपग्रेड करना, उनका कंस्ट्रक्शन करना, और ये तो एक पब्लिक सर्विस है। ये काम पब्लिक के लिए होता है, अल्टीमेटली तो पब्लिक के लिए काम हो रहा है। एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, and operating and maintaining that infrastructure for a specific period of time। सर ये हो क्या रहा है? सर ये हो क्या रहा है? अरे जयपुर से दिल्ली तक, या दिल्ली से मुंबई तक, या मुंबई से पूना तक, या पूना से पटना तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। सरकार ने मुझसे कहा, सुनो ये काम तुम कर दो, एक एंटिटी है प्राइवेट सेक्टर की, ये काम तुम कर दो। हमने कहा क्या करना है भाई? रोड बना दो, हाईवे बना दो, मस्त बना दो, सड़क भी तुमको बनानी है, ऊपर वो वाइट वाइट पट्टियां भी तुमको लगानी है, इंडिकेटर्स भी तुमको लगाने, वो किलोमीटर के बोर्ड भी तुमको लगाने, रेडियम से लाइट में रात में चमकनी चाहिए वो भी तुम्हें लगानी है। अच्छा, और टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन भी करना है बॉस। कई बार ऐसा होता है कि स्पीड 100 की स्पीड रखी हुई है, अब 100 के ऊपर कोई जाएगा तो चालान बनना चाहिए, तो वो मशीन भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, अपग्रेड भी करना है, कंस्ट्रक्ट भी करना है। फिर 10 साल तक तुम्हारे पास है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल तक तुम उसे ऑपरेट करो और उसी तुम्हारी जिम्मेदारी मेंटेन करने की। तो मैंने कहा भाई सरकार, गवर्नमेंट ही ऐसे काम देती है, भाई ये काम तो सारे गवर्नमेंट ही होती है। इसलिए हमने कहा कि ये काम जो देता है वो हमारा कस्टमर है के लिए। अरे हम एंटिटी हैं, हम किसी के लिए कुछ भी बना रहे हैं, वो एज ए पब्लिक सेक्टर एंटिटी, कोई पब्लिक सेक्टर एंटिटी या कोई गवर्नमेंट हमारे पास आती है। यस, देखिए पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का होल्ड ज्यादा होता है, हालांकि मैंने ऊपर वर्ड लिखा है प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट लिमिटेड मत मानिए उसे, प्राइवेट सेक्टर मानिए, है ना। तो पार्टी दैट ग्रांट सर्विस अरेंजमेंट, ये हमें दिया किसने? मान लीजिए केंद्र सरकार ने दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, स्टेट हाईवे बनते हैं, सेंट्रल नेशनल हाईवेज बनते हैं। तो पार्टी जिसने मुझे ये काम दिया है, इसको मैं कह रहा हूं सर्विस अरेंजमेंट। क्यों? एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती थी देश में सड़क बने, तो इसको सर्विस अरेंजमेंट क्यों बोला? अरे ये पब्लिक को सर्विस देने का काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो अरेंजमेंट सर्विस का मेरे साथ किया है, दैट इज कॉल्ड सर्विस अरेंजमेंट
सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। सर कंसेशन वर्ड क्यों यूज किया है, वो भी उस पर भी आते हैं, लेकिन इट्स अ सर्विस अरेंजमेंट। तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी पब्लिक सेक्टर एंटिटी ने ये काम दिया, काम देने वाला, काम ग्रांट करने वाला ग्रांटर कहलाता है, और वो काम मुझे देगा। और अब प्राइवेट सेक्टर एंटिटी वो रोड बनाएगी, वो कंस्ट्रक्ट करेगी, हाईवे बनाएगी, उसको ऑपरेट करेगी, 10 साल 5 साल 15 साल जो भी पीरियड तय होगा मेंटेन करेगी। तो जाहिर सी बात है मैं बोलूंगा सरकार, मैं पागल थोड़ी हूं कि मैं आपके लिए सड़क भी बना रहा हूं, पब्लिक से टैक्स तो तुम ले रहे हो, पब्लिक से टैक्स सरकार ले रही है, रोड बनाने का काम मुझे दे दिया, मेरे को पैसे भी तो दो। तो वो गवर्नमेंट मेरी कस्टमर हो गई, मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुझे उससे जो मिलेगा वो मेरा रेवेन्यू हो गया। और अब मैं इस रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, बात उसकी चल रही है। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट with customer, IND AS 115, the most important IND AS of your final examination, IND AS 115, it's a very important IND AS. The party that grants the service arrangement is usually government or public sector entity called a grantor, इसको हम grantor कहते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन, अपग्रेडेशन, ओ माय गॉड, हॉस्पिटल बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, पोर्ट बनाओ, टनल बनाओ, रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, सब बनाओ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके ओके ओके। तो सर हुआ क्या, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी ने या गवर्नमेंट ने जो कि ग्रांटर है, उसने हमें काम दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, हमें अपग्रेड करने का, उसे कंस्ट्रक्ट करने का, ऑपरेट करने का, मेंटेन करने का एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए। तो वो काम देने वाली हमारा कस्टमर है, हमें उसे सब करके देना है, हम एंटिटी है, हमें उससे पैसा मिलेगा, वो रेवेन्यू है। वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगा, ओ माय गॉड, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी साबित होती है यहां तक। सर इसमें इंटरेस्टिंग ऐसा कोई खास तो नहीं था, नहीं खास नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचें कि ऐसा ही होता है। सर इसमें एक बात समझ नहीं आ रही कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें रेवेन्यू मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले कुछ बातें, ये अब मेरी बात करना, मैंने मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर एंटिटी हैं और आपने मुझे ये काम दिया है। अब मैं यहां पे अपनी बात कर रहा हूं, मुझे आपसे रेवेन्यू मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो वो मेरे लिए पीपी थोड़ी है, मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थोड़ी है। सर क्यों, आपने बनाया, आप ऑपरेट कर रहे हो, आप मेंटेन कर रहे हो, आपकी एसेट है। कहां से मेरी एसेट है, यूज तो पूरी दुनिया करेगी उससे, हाँ मैं तो केवल ऑपरेटर हूं, ठीक है। तो बिकॉज इसका रीजन जो अरेंजमेंट मेरे और आपके बीच में हुआ है, इस सर्विस अरेंजमेंट, ये डज नॉट कन्वे राइट ऑफ यूज ऑफ स्ट्रक्चर टू द ऑपरेटर। भाई ये ऐसा थोड़ी कि इसका पूरे को यूज करने का अधिकार मुझे मिल गया है, ऐसा थोड़ी हुआ है। इसलिए एक बात क्लियर कर लें, मैं यहां पर केवल सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन कर रहा हूं। मैं सरकार से नो डाउट मैं पैसे लूंगा, लेकिन साहब ये मेरी पीपीई नहीं होगी, ये मेरी बुक्स में ऐसे एसेट नहीं आने वाला। कंसिडरेशन गिवन बाय जनरेटर, जनरेटर लिख दिया हमने यहां पे, गलत वर्ड लिख दिया है, हालांकि जनरेटर गलत लिखा है, इट शुड बी ए ग्रांटर, ऑब्वियसली इट शुड बी अ ग्रांटर। सर इसको ग्रांटर लिखिए, जोश जुनून में आपने कुछ गलत लिख दिया, ग्रांटर लिख देते हैं। कंसिडरेशन गिवन बाय ग्रांटर मे बी राइट टू। अब देखिए क्या है, अब सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से। अब ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप ग्रांटर हैं, ठीक है, और आप मेरे लिए कस्टमर हैं, एक तरीके से आप मुझे देंगे। आपने मुझसे कहा कि सर आप तो ये काम करिए, हम आपको इसके 500 करोड़ रुपए देंगे। ओ मैंने कहा 500 करोड़ रुपए, हाँ 500 करोड़, लेकिन ये सब बनाना आपको ही है, कंस्ट्रक्शन का पूरा खर्चा आपका। हाँ तो बिल्कुल मैं भी तभी करूंगा जब मान लीजिए मेरी कॉस्टिंग इसकी सबकी, कंस्ट्रक्ट करने की, अपग्रेड करने की, ऑपरेट करने की, मेंटेनेंस करूंगा मैं 10-15 साल, मेरी 400 करोड़ आ रही होगी, तो मैं 500 करोड़ में करता हूं, 100 करोड़ रुपए 10 साल में कमाऊंगा, 10 करोड़ रुपए साल कमाऊंगा, तो मैंने किया है ऑब्वियसली। तो अब मेरे को ये 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब लॉजिक से समझेंगे जरा, यहां पर हां भाई देखिए, मुझे आपसे पैसे लेना है, आप मेरे डेटर हैं, डेटर यानी ट्रेड रिसीवेबल है, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल असेट। तो मैं डेटर को डेबिट करूंगा, कब करूंगा वो देखते हैं। रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल असेट टू द एक्सटेंट
ऑपरेटर हैज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम ग्रांटर। भाई हम ये बात इंडेस 109 की है वैसे कि भाई व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट वो होती है जिसके बदले में हमें कैश या कैश जैसा कुछ या काइंड में भी कुछ अदर फाइनेंशियल एसेट मिल रही है। अरे भाई मैंने आपको माल बेचा, आपने मुझे 100 रुपए दिए या 100 रुपए की घड़ी दे दी, तो वो भी तो कंसिडरेशन है। यस, तो फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज होगी, आप मेरे डेटर हैं। डेटर हैं तो क्यों, कितने अमाउंट से? क्योंकि ऑपरेटर हूं मैं, मेरे को राइट टू रिसीव है। फाइनेंशियल एसेट वही होती है जिसमें राइट टू रिसीव होता है। राइट टू पे होगा तो वो तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी। राइट टू रिसीव है, राइट टू रिसीव है, मेरे को आपसे कुछ कैश या कोई अदर एसेट मिलेगी। यस, इट्स अ ग्रांटर, इट्स अ ग्रांटर, ठीक है। और इसके बाद ये वाला पॉइंट अभी नहीं देखेंगे। तो आपने मुझसे कहा 500 करोड़ रुपए आप मुझे देने वाले हैं, तो आप मेरे डेटर हैं। मैंने ये नहीं कहा कि एंट्री हो गई है। डेटर डेबिट कब होगा वो भी देखते हैं। अब देखिए, कंसिडरेशन रिसीव हो सकता है, रिसीवेबल होगा, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज होगा इनिशियली तो फेयर वैल्यू पर। इनिशियली इसको रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू पर, लेकिन कैसे देखें, एक मिनट जरा यहां पर देखें क्या होगा, ध्यान से समझें। ये फेजेस में काम होगा। मैं आपके लिए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, अपग्रेड कर रहा हूं, फिर ऑपरेट कर रहा हूं, मेंटेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता हूं। जैसे जैसे मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं एंट्री करूंगा डेटर टू सेल, डेटर टू सेल, जो भी फेयर वैल्यू दी होगी। इसको एक बात, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझना, ये बात आपको समझ में आएगी क्योंकि हमने जो है फाइनेंसिंग कंपोनेंट पड़ा हुआ है। एक बात सुनिए, मान लीजिए 5 साल की बात है, 10 साल तक मत जाओ। आपने बोला 5 साल बाद सरकार ने बोला हम आपको इकट्ठे 500 करोड़ रुपए देंगे, तो मेरे को 500 करोड़ रुपए 5 साल बाद मिलेंगे बॉस। तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, वही तो फेयर वैल्यू होगी। यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें सिग्निफिकेंट, इसमें फाइनेंस का एलिमेंट आ गया। और ये तो हम जिन लोगों ने इंडेस 109 पढ़ा हुआ है उनको तो ये बात भी क्लियर भी होती है कि इंडेस 109 में फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग ऐसे ही होती है जिसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करते हैं। कैसे, जरा ध्यान देंगे। आपने मुझसे, आप मुझे 500 करोड़ रुपए देंगे तो मैं क्या केवल कॉस्ट लूंगा आपसे? अरे भाई, कॉस्ट तो तब ली जाती है, कस्टमर को मैंने माल बेचा तो मैं उससे ब्याज कब नहीं लूंगा? जब कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो, महीने 2 महीने की। आप मुझे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ऐसे पैसा दोगे तो मैं ब्याज भी तो जोड़ूंगा। यस, तो मेरी जो 500 करोड़ की सेलिंग प्राइस है ना, जनरली सेल प्राइस में कॉस्ट होती है, प्रॉफिट होता है और इज इक्वल टू सेल प्राइस। लेकिन यहां पे कॉस्ट भी होगी, प्रॉफिट भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। इंटरेस्ट भी होगा तब जाके टोटल प्राइस बनेगी। तो जो टोटल प्राइस 500 करोड़ है उसमें इंटरेस्ट भी है, उसको पीवी फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊंगा तो प्रेजेंट वैल्यू इज द फेयर वैल्यू। यस, तो हर साल क्या रिकॉर्ड होगा? सुनो, मैं खर्चा करूंगा, एंट्री होगी कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंसेस टू बैंक। जैसे जैसे मेरी कॉस्ट इनकर होती जाएगी मैं ये कॉस्ट की एंट्री करूंगा। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बैंक, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बैंक, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू बैंक, मटेरियल टू बैंक, लेबर टू बैंक, ओवरहेड टू बैंक। ये मेरा खर्चा होगा, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसी दौरान जो रेवेन्यू होगा तो वो रेवेन्यू तो सरकार ने मुझसे क्या, सरकार ने बोला इकट्ठे पैसा देंगे बाद में। यस, ऐसा होता है। तो मैं एंट्री करूंगा से डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। जैसे जैसे रेवेन्यू एक्रू होगा, जैसे जैसे कंट्रोल की बात आएगी वैसे वैसे हम, हाँ, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, डेटर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ये एंट्री प्रेजेंट वैल्यू पे होगी। इंटरेस्ट अलग से रिकॉर्ड होगा। बॉस, जो गुड्स या सर्विसेज का बदले में पैसा आता है वो कहलाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इंटरेस्ट तो अदर इनकम आएगी। जब हम P&L बनाते हैं किसी कंपनी का तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अलग आता है और इंटरेस्ट इनकम अलग आती है। यस, अब इसको 500 करोड़ छोड़िए, आप तो 1 साल का मान लीजिए और आप गवर्नमेंट मेरे को 100 रुपए दे रही है, तो 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आज 90 रुपए मान लेता हूं मैं, 10 रुपए ब्याज मान लेता हूं मैं। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल कर दिया। तो डेटर टू सेल 90 रुपए से होगी, फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 10 रुपए से होगी। इंटरेस्ट P&L में अदर इनकम के नाम से आएगा, हाँ, और सेल अदर रेवेन्यू के नाम से जाएगी। टोटल रेवेन्यू 100 रुपए होगा, उस 100 रुपए में इंटरेस्ट शामिल है। तो डेटर टू सेल
देन कॉस्ट एक्सपेंसेस टू बैंक, उसके बाद डेटर टू फाइनेंस इनकम, डेटर टू इंटरेस्ट, डेटर टू इंटरेस्ट यानी डेटर्स को नाम दे रहा हूं मैं फाइनेंशियल असेट, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को फाइनेंस इनकम, फाइनेंस इनकम, क्लियर। और उसके बाद जिन लोगों ने इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली पड़ा हुआ है, तो यहां पर आप सभी को मालूम है कि जो इंटरेस्ट इनकम, जो हम अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करते हैं, जो हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उसको खोलते हैं, इंटरेस्ट को अनवाइंड करते हैं, वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उससे होता है। तो खैर वो सारी बातें वैसी की वैसी हैं। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालना कोई बड़ा ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो इंडेक्स 115 दे रहा है। इंडेक्स 115 तो ये कह रहा है साहब मैं काम आज कर रहा हूं, कंसिडरेशन मुझे 1 साल बाद मिल रहा है, 5 साल बाद मिल रहा है, तो जो मुझे मिल रहा है वो फ्यूचर वैल्यू है, तो उसमें कॉस्ट और प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट भी है, तो मैं आपसे इंटरेस्ट भी ले रहा हूं। और आखिरी में वापस से ऑपरेशन फेज, ये कंस्ट्रक्शन फेज चालू होगी, कंस्ट्रक्शन फेज था, जरा ध्यान देंगे यहाँ पर, थोड़ा सा स्पीड अप भी हो यहाँ पर आप, क्योंकि बड़े छोटे से टॉपिक से कोई खास बात नहीं। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे जैसे रेवेन्यू ड्यू होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। फिर अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, अब हमको बोला, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ऑपरेशन और मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। सरकार ने कहा सामरिया जी हाईवे बना दो, मैंने कहा बना दिया साहब, खर्चा हो गया, हाँ देंगे ना पैसा। मैंने कहा अब, अरे साहब यहाँ टोल लगा लो, अरे क्या अच्छा टोल पे कलेक्शन होगा मेरा, नहीं नहीं तुम्हारा नहीं, तुमको तो इकट्ठा देंगे, टोल का पैसा इकट्ठा करो, ऑपरेट करो, मेंटेन करो और हमको दो पैसा। अच्छा, तो फिर अल्टीमेटली ऑपरेशन फेज जो होगा है ना, ऑपरेशन फेज चालू होगा, उसमें भी ये इंटरेस्ट इनकम यहां से चालू हो जाएगी। सर ये ऑपरेशन फेज में ही इंटरेस्ट इनकम आएगी, कंस्ट्रक्शन फेज में इंटरेस्ट की इनकम नहीं जनरेट होगी, है ना। तो भाई एक्चुअली क्या होगा कि जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट होगा उसके देखिए एक बात समझें, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो मंथ वाइज तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते, वो तो ईयरली निकालते हैं। और अभी हमने अज्यूम ये किया कि भाई 1 साल बाद ऑपरेशन चालू, 1 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो जब जैसे ही 1 साल का पीरियड, 1 ईयर का पीरियड आएगा तो ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, है ना। अभी सवाल मत बनाइए, उसको बस अज्यूम करिए सिचुएशन को, क्योंकि ये सारे सवाल हम इस तरह के कर चुके हैं। चलिए, तो अब यहां पर ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेशन फेज में भी भाई हम टोल कलेक्ट करके उसको देंगे, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो वो रेवेन्यू जो भी टोटल रेवेन्यू है, जैसे टोटल रेवेन्यू क्या था, मान लीजिए 100 रुपए, 100 रुपए में 10 रुपए क्या था, इंटरेस्ट था, 10 रुपए में 90 रुपए क्या था, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट था मान लीजिए। अब 90 रुपए जैसे जैसे ड्यू होंगे, तो ये टोटल है बॉस, ये केवल कंस्ट्रक्शन का नहीं था 100 रुपए, ये 100 रुपए का रेवेन्यू था कंस्ट्रक्शन प्लस ऑपरेशन प्लस मेंटेनेंस। तो जितने साल हम ऑपरेट करेंगे वो रेवेन्यू हमारा ड्यू होता जाएगा। जब जब वो सवाल में सब दिया रहता है, एंट्री होगी डेटर्स टू रेवेन्यू, डेटर्स टू रेवेन्यू, डेटर्स टू रेवेन्यू, और आखिरी में बैंक टू डेटर्स, आखिरी में बैंक टू डेटर्स। ये वो केस बताया है मैंने स्पेशली जब गवर्नमेंट पूरा पैसा बाद में देगी आपको, पूरा कंस्ट्रक्शन आपको करना है, खर्चा आपको करना है, ऑपरेट आपको करना है, मेंटेन आपको करना है, कलेक्शन आएगा पैसा गवर्नमेंट को आपको देना है। तो अब आप यार इतना सब कुछ करके इकट्ठा बाद में पैसा लोगे तो आप केवल कॉस्ट थोड़ी लोगे, आप कॉस्ट जो आपकी लगी वो भी लोगे, आप प्रॉफिट भी लोगे और आप ब्याज भी लोगे। तो कहने का मतलब यह है कि वो सवाल जो भी आएगा उसमें टोटल कंसिडरेशन जो दिया होगा वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसमें से जो इंटरेस्ट इनकम है वो अलग करनी पड़ेगी और जो सेल के बदले में पैसा है वो अलग करना पड़ेगा। टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन सवाल में ही आपको दिया होता है जनरली ऐसे क्वेश्चंस में, कंस्ट्रक्शन फेजेस वाले में। ठीक है, अब सर दूसरा केस क्या बनता है सर, दूसरा केस ये बनता है कि सरकार ने बोला कि भाई आप तो कंस्ट्रक्ट कर दो, आप तो कंस्ट्रक्ट कर दो। हमने कहा पैसे कितने दोगे, बोले यार पैसे क्या कर देना, ऑपरेट और मेंटेन कर लेना और जो टोल है वो तुम ही ले लेना, जो टोल है वो तुम्हारा, हमें मत देना तुम। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया बात हो गया, टोल का पैसा तो बहुत सारा आ जाएगा, मैं तो कमा जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है साहब। तो अब उस केस में क्या होगा, बात को समझेंगे कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने एक तरीके से मुझे राइट ऑफ यूज दे दिया। भाई मैंने कंस्ट्रक्ट किया लेकिन वो राइट ऑफ यूज मेरे पास आया, राइट ऑफ यूज तो को हम बोलते हैं इंटेंजिबल असेट, अधिकार आया। तो फिर जैसे जो भी आज उसकी वैल्यू होगी
बस वो तो इंटेंजिबल असेट है, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे जैसे इसमें गवर्नमेंट मुझे बाद में पैसा नहीं दे रही है, मेरा पैसा लग रहा है, जैसी कंस्ट्रक्शन होगा ऑपरेशन का पैसा मुझे आता जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो भी टोटल तुम्हारा खर्चा लगा तुम उसको असेट मान लो। राइट ऑफ, एक तरीके से तुम वो खर्चा क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुमको उसके बदले में एक अधिकार मिलने वाला है, जितना भी कलेक्शन होगा सब तुम्हारा। तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, असेट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ये जो आपका खर्चा लगा डेबिट और ये आपका रेवेन्यू। ये एंट्री कॉस्ट पे नहीं होगी, ये फेयर वैल्यू पे होगी। भाई रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू है जो मैं कंस्ट्रक्शन पे खर्चा कर रहा हूं, जो मैं कंस्ट्रक्शन पे खर्चा कर रहा हूं वो तो मेरी कॉस्ट है। तो जो भी रेवेन्यू है उसकी जो भी इसकी फेयर वैल्यू होगी, उस फेयर वैल्यू पे आपको इसको रिकॉर्ड कर लेना है। और उसके बाद धीरे धीरे जो है ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता जाएगा टाइम टू टाइम, जैसा भी होगा। और इंटेंजिबल असेट है तो वो अमोटाइज होगी, इंटेंजिबल असेट अमोटाइज हो जाएगी। तो जब रेवेन्यू मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। ये अगर डायरेक्टली पैसा मिल गया तो बैंक टू रेवेन्यू आप कर देंगे इसमें एंट्री, तो कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो यहां तक की बात ये क्लियर हो जाती है, इसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसको लेकर देखिए मैंने यहां पर एक बात बोली है, इलस्ट्रेशन 75 आप करेंगे तो हो जाएगा क्लियर। एक ही एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन 75 आप करेंगे तो डेफिनेटली ये एग्जांपल भी आपसे हो जाएगा, कोई इसमें खास बात नहीं है। चलिए, तो हमने ये जो अभी 3 टॉपिक्स यहां पे छोटे मिनी टॉपिक्स देखे हैं, तो केवल थ्योरेटिकली डिस्कशन करना था, क्योंकि एक एक इलस्ट्रेशन है, आप इसको पढ़ें। एक हमने पढ़ा बिल एंड होल्ड, फिर एक हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, फिर हमने पढ़ा सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, और फिर हमने पढ़ा इसमें ये सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट हमने यहां देख लिया, इसमें 2 केसेस हमने देख लिए, ठीक है। यस, इतना इलस्ट्रेशन 75 इसके बाद आपको करना है, ठीक है। यस सर, हो गया।